हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस 234 पर। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आज मैं आप सबके समक्ष सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 का प्री बोर्ड जो आप लोग का होने वाला है 11 दिसंबर के, इसीलिए इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गई हूँ, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और साथ साथ जो आप लोग का प्री बोर्ड हो रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और एक बात मैं आप लोग को फिर से बताना चाहती हूँ कि आप लोग आकर बोलते हैं कि क्वेश्चन भिड़ा नहीं, क्वेश्चन भिड़ता है, लेकिन अब ओरिजिनल क्वेश्चन मांगिएगा, ऐसा हम लोग नहीं दे सकते। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन कोई भी नहीं दे रहा है, कोई भी यूट्यूबर नहीं, तो ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं दिया जाता है बस खाली। हाँ, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि ये सारा क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो बस विश्वास कीजिए और जितना पढ़ा रहे उतना पढ़िए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। जैव संसाधन, जैव संसाधन उसको कहते हैं जो क्या बोलते हैं, जीवित प्राणियों से प्राप्त होता है, उस प्रकार के संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। तो इसमें से क्या आ जाएगा, मनुष्य, है ना। मनुष्य एक जैव संसाधन है और पेड़ पौधे भी जैव संसाधन का ही उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो कैसा बंटवारा होना चाहिए, न्याय संगत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निकोबारी कबूतर किस जातियों का श्रेणी में आता है। किस जातियों के श्रेणी में आता है निकोबारी कबूतर। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक जातियों के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हाँ, चैप्टर क्या बोल रहा है, सॉरी, आपका चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला आपका ऑप्शन क्या बोल रहा है, महानदी, जिसमें हीराकुंड परियोजना है, क्या है। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट बी में क्या दिया हुआ है, टाका भूमिगत जल टैंक। और तीसरा है मेरा, तीसरा आपका देख सकते हैं क्या दिखा है, इल्तुतमिश, हेजा खास। और एक है चौथा जो है आपका गंगा, जो कि है भाखड़ा नगर परियोजना। ठीक है, तो इसका जो 4 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर डी, गंगा भाखड़ा नगर परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है। तो जो रबी फसल होता है उसको हम लोग शीत ऋतु में बोते हैं, शीत ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। चाय किस प्रकार का कृषि का उदाहरण है। तो चलिए नेक्स्ट आपका ऑप्शन सब पढ़िए, जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक कृषि, रोपण कृषि या झूम कृषि। तो ये किस प्रकार का कृषि का उदाहरण है। तो रोपण कृषि का उदाहरण है चाय हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, झारखंड के गुआ और क्या लिखा है, झारखंड के गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। झारखंड के गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो पहला जैसे कि देख रहे हैं लोह अयस्क, दूसरा है कोयला, तीसरा है तांबा और चौथा जो है अभ्रक। तो क्या पाया जाता है नोवामुंडी में, बहुत ज़्यादा, नोवामुंडी और गुआ में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोह अयस्क, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइनों के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइनों के द्वारा होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया है पानी, कच्चे तेल, पेट्रोल उत्पाद, उपयुक्त सभी। तो इनमें से सभी जो होता है वो पाइपलाइनों के द्वारा ही आता है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो 8वीं अनुसूची में
रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, ये सब ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा एक बार। तो देखिए दूसरा ऑप्शन क्या क्या दिया है, 9वीं सूची या 7वीं या 6ठी, तो ये 8वीं सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना पद आरक्षित होता है, तो पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा ऑप्शन है 2/3, या चौथा क्या है ऑप्शन 3/4। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए 1/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन देखिए 1968 से 1974, और आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है 1954 से 1968, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपका 1974 से 1980, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1980 से 1988। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1954 से 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। महिलाओं की प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है वो पूछ रहा है। ठीक है, किसमें, विधानसभा में, भारत के राज्यों के विधानसभाओं में। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है, 5%, 4%, 14%, या फिर 5% से कम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5% से कम आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलिए, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था किसमें है, तो हमारा जो अमेरिका है उसमें द्विदलीय व्यवस्था है। भारत में भी नहीं है, फ्रांस में भी नहीं है, और जर्मनी में भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया। नेपाल में जो राजतंत्र चल रहा था इतना दिन से, तो उसे कब खत्म किया गया वो पूछ रहा है। ठीक है, तो जो चलिए ऑप्शन पढ़ते 2006, 2008, 2004 या 2005। तो कब खत्म किया गया था इसको, 2005 में। ठीक है, 2005 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलिविया में पानी की क्या लिख रहा है, निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। जो पानी के निजी के खिलाफ जो आंदोलन का अगुवाई किया था वो कौन सा संगठन ने किया था इसमें बोलिविया में, तो वो था FEDECOR, और ना तो NAPAM ने किया था, और ना ही BAMCEF ने किया था, और ना ही CONGRESS कांग्रेस ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या बोल रहा है, शिशु मृत्यु दर केरल में कम होने का एक कारण कौन सा है। ठीक है, तो वो एक अच्छा कारण कौन सा है शिशु मृत्यु दर कम होने का, तो आपका जो ऑप्शन नंबर है क्या बोल रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, दूसरा है उत्तम परिवहन व्यवस्था, तीसरा है क्या है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं का प्राप्त उपलब्धता, या उच्च प्रति व्यक्ति आय। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या बोल रहा है आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्रों में नियोजित कहा जा सकता है। इसका क्या बोल रहा है, संगठित क्षेत्रों में किसे नियोजित कहा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए है किसी मजदूर को
या बहुराष्ट्रीय कंपनी के स्थानीय कर्मचारी को। और चलिए देखते हैं और दो ऑप्शन क्या दिया है, लघु उद्योग के श्रमिक को, या तो क्या बोल रहा है, कबाड़ी वाला को। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर इज बी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्थायी कर्मचारी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोजगार से अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किए जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि। दूसरा बोल रहा है ऑप्शन हमारा विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना। तीसरा है खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो इसका जो हो जाएगा, देखिए अब क्या बोल रहा है, अब ए बी सी देखते हैं, 3 ये दे दिया है। अब देखते हैं केवल एक सही है कि केवल 1 तथा 2 सही है, या ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है 2 तथा 3 सही है, या ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, मतलब तीनों सही है। तो 18 जो है उसका जो ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, तीनों ही सही है। किसके लिए, रोजगार में अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सही था। तो वही तीनों उपाय सही है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से क्या लिखा है, भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। कौन सा जो क्या बोल रहा है, जो हमारा एजेंसी है जो भारत सरकार की ओर से करेंसी जमा करती है या नोट जारी करती है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सब पढ़ते हैं, क्या लिखा है, भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करते हैं, या दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। ऑप्शन तीसरा में क्या दिया है, देश के सभी बैंक करेंसी नोट जारी करते हैं, या क्या लिखा है, विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं, बहुत बड़ा सा दिया है। राम और श्याम दो छोटे किसान है, ठीक है, जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए अब कथन को पढ़ते हैं सारा। ठीक है, पहला कथन क्या बोल रहा है, राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर ऑप्शन, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वह ज़्यादा ब्याज दे रहा है। और चौथा जो ऑप्शन क्या बोल रहा है, श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखिए जो राम था वो एक व्यापारी से कर्ज लिया था, ठीक है, जिसमें उसे प्रति माह कितना देना पड़ रहा है, 1.5% का ब्याज देना पड़ रहा है। लेकिन जो हमारा श्याम था वो बैंक से कर्ज लिया था और उसे वर्ष में 8% देना पड़ रहा है। तो ज़्यादा किसको देना पड़ रहा है, राम को ना, राम को हमें ज़्यादा, जैसे कि जो राम है उसको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तब देखिए, तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें देखिए क्या बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही मतलब ज़्यादा सही है, क्योंकि देखिए क्या लिखा, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वह ज़्यादा ब्याज दे रहा है। यही तो सच है ना, क्योंकि ज़्यादा ब्याज कौन दे रहा है, राम दे रहा है। तो इसकी हालत इसीलिए खराब है क्योंकि उसको ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, क्योंकि वो कर्ज किसके द्वारा लिया था, एक व्यापारी से लिया था। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया था? कब लागू किया था? अक्टूबर 2005, अगस्त 2006, जनवरी 2025, नवंबर 2027, 2007, 5, 2006, फिर 2005, फिर 2007। तो कब किया था देखिए, ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 2005 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो सरकार जो अवरोध या फिर प्रतिबंध लगाती है उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, वैश्वीकरण, निजीकरण, क्या बोल रहा है तीसरा जो ऑप्शन में दिया है, उदारीकरण या राष्ट्रवाद। तो इसको क्या कहा जाता है? उदारीकरण। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्नेस्ट रेनन किस देश के दर्शनात्मक थे? कौन सा देश के ये दर्शनाक है? थे मतलब एरेस्ट रेनम। तो ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, फ्रांसीसी, अमेरिकी या भारतीय। तो किस देश के थे? फ्रांसीसी थे वो। ठीक है, दार्शनिक थे वो। क्या बोल रहे, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? तो ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर, चलिए आप लोग बताइएगा। ठीक है, एक आंसर तो छोड़ ही सकते हैं आप लोग के लिए, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या बोल रहा है, यंग इटली भूमिगत संगठन के स्थापक कौन थे? कौन थे? यंग इटली का जो भूमिगत संगठन किया था वो इसका संस्थापक कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 25 का सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? कब लौटे थे वो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी? जनवरी 1915 या फिर अगस्त 1921 या फिर मार्च 1930 या फिर जनवरी 1950। तो ऑप्शन नंबर जो 26 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जा रहा है, जनवरी 1915। ठीक है, वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे महात्मा गांधी। क्या बोल रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, पुना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? पुना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? भीमराव अंबेडकर और देखिए जवाहरलाल नेहरू के, या सरदार वल्लभ भाई पटेल के, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। तो किसके बीच हुआ था? पुना पैक्ट हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1890 के दशक में क्या लिखा है, रेंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली थी? तो किस देश में आया था रेंडरपेस्ट नामक बीमारी? अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन फेल या फिर जापान? किसमें आया था? अफ्रीका में। रेंडरपेस्ट नामक बीमारी कहाँ पर आया था? जापान, सॉरी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? मित्र राष्ट्र के पाले में कौन था? पाले में, तो ऑप्शन इसका ऑप्शन देखिए, तुर्की, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन या जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मित्र राष्ट्र के पाले में ब्रिटेन ही था। चलिए एक लास्ट आज का अंतिम क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? स्पिनिंग जेनी मशीन जो था वो कौन बनाया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी में क्या लिखा है? चलिए ऑप्शन को सारा पढ़ते हैं। न्यूटन तो फिजिक्स का है, तो वो तो नहीं थे। केपलर नहीं होगा। जेम्स हरग्रीव्ज और एक होता है राफेल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हरग्रीव्ज ने दिया था क्या? स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सबके साथ एक नए वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।